हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की अपनी प्यारी सी क्लास में। इससे पिछली क्लास में हमने जितनी भी चुंबक से संबंधित या चुंबकीय अक्षेत्र से संबंधित जानकारियाँ थी उन सभी के बारे में पढ़ लिया था। और अब इस वीडियो में आज हम जो पढ़ेंगे वो आपका बायो सेवर्ट का नियम है, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और एक पढ़ेंगे ओस्टेड का प्रयोग, जो कि इस पूरे चैप्टर का जो बेस है वो इस प्रयोग से ही संबंधित है। ठीक है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि वो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो इस ओस्टेड के प्रयोग की ही बात करेंगे। लगभग सन 1820 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था ओस्टेड, और इस वैज्ञानिक ने देखा कि जब भी किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब इसने क्या देखा कि जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तब इसके चारों ओर चुंबकीय अक्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय अक्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब किसी प्रकार इसने ऐसा कहीं कोई घटना हुई होगी तो उसने इस चीज को देख लिया होगा, तो फिर उसने क्या किया, इसको सही प्रकार से देखने के लिए और सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया। और उस प्रयोग में इसने एक चालक तार लिया ए बी, और इस चालक तार में एक सेल और एक कुंजी को जोड़ दिया, और इसके समांतर, ठीक है, किसके समांतर, इस तार ए बी के समांतर उत्तर दक्षिण दिशा में, मतलब इस तार को भी किधर रखा, उत्तर दक्षिण दिशा में, और इसके समांतर एक रख दी चुंबकीय सुई। ठीक है, कौन रख दी, चुंबकीय सुई। अब इसका चुंबकीय सुई का एक सिरा एन को बताता है, एक सिरा एस को बताता है। तो जब इसने इस कुंजी को बंद करके और इसमें धारा प्रवाहित की ए से बी की ओर या बी से ए की ओर, अभी सेल से किस तरफ धारा बहेगी, ए से बी की ओर, तो उसने देखा कि इस चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ। और चुंबकीय सुई में केवल विक्षेप तब उत्पन्न होता है जब वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है या उसके चारों ओर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर उसने इस धारा के मान को बदल दिया। कैसे, जैसे मैं बैटरी को उल्टा कर दूं, और जैसे ही धारा के मान को उसने बदला तो धारा के मान को बदलते ही इस चुंबकीय सुई में जो विक्षेप था, मान लिया अगर पहली कंडीशन में मैं यहां पर दिखा रहा हूं, जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं थी तो मान लिया कि चुंबकीय सुई इस प्रकार थी, इस दिशा में। ठीक है, लेकिन जैसे ही पहली बार उसने धारा प्रवाहित की, बैटरी के प्लस को इधर रख के माइनस के इधर को रख के, तो इस चुंबकीय सुई में विक्षेप इस प्रकार उत्पन्न हुआ, मतलब थोड़ी सी घूम गई। लेकिन जैसे ही उसने इस बैटरी को बदला और धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की तो इस चुंबकीय सुई में भी विक्षेप पहले की विपरीत दिशा में आ गया। ठीक है,
मतलब जब धारा प्रवाहित नहीं की तो चुंबकीय सुई तार के समांतर ही, लेकिन जैसे ही धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय सुई में एक विक्षेप उत्पन्न हो गया, और जैसे ही धारा के मान को बदल दिया तो चुंबकीय सुई में भी विक्षेप पहले के विपरीत दिशा में आ गया। अगर पहले ऐसे घूमी तो अब इस प्रकार घूम गई। ठीक है, अब उसने इसमें धारा के मान को बढ़ाया या घटाया, तो जैसे ही धारा के मान को बढ़ाया, मतलब धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को बढ़ाया या घटाया, तो चुंबकीय सुई में भी विक्षेप बढ़ा और घटा, यानी कि अधिक और कम हुआ। और जब इस चुंबकीय सुई को किसकी ओर लेकर आया हो, इस तार के समीप लेकर आया, तो इसमें चुंबकीय सुई में विक्षेप बढ़ा, मतलब चुंबकीय सुई में विक्षेप पहले की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा हो गया। तो इस प्रयोग से एक बात स्पष्ट हो गई कि जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, इसमें जब भी किसी चालक तार में क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब इससे निष्कर्ष क्या निकला, अब ये निष्कर्ष आपको याद रखना है, प्रयोग आपके याद रहे या न रहे। निष्कर्ष क्या था कि जो धारा होती है, धारा क्या होती है, गतिमान आवेश, मतलब जब आवेश गतिमान होगा तो आवेश प्रवाह की दर ही क्या होगी, विद्युत धारा होगी। अब धारा से क्या उत्पन्न हो रहा है, धारा से उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय अक्षेत्र। कौन उत्पन्न हुआ है, चुंबकीय अक्षेत्र। तो हम यह कह सकते हैं कि जब धारा गतिमान आवेश है तो इसका मतलब गतिमान आवेश के द्वारा चुंबकीय अक्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो यहां से एक निष्कर्ष निकल चुका था, निष्कर्ष था कि गतिमान आवेश चुंबकीय अक्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, और स्थिर आवेश, अगर स्थिर आवेश के बारे में पूछने लग जाए तो स्थिर आवेश केवल क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न, लेकिन जो गतिमान आवेश होगा वो चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, लेकिन उसके पास क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र भी होगा। तो गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो ये जो था ये इस प्रयोग का निष्कर्ष था। ठीक, क्या कि जब भी हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे, क्या प्रवाहित करेंगे, धारा, तो धारा क्या होगी, गतिमान आवेश होंगे, तो गतिमान आवेश के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। मतलब यहां से हम दो बात अब हम दिमाग में बैठा लेंगे कि जब भी कोई आवेश गतिमान होगा वो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की जाएगी तो वो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। ठीक है, निष्कर्ष समझ में आ गया है। तो इसी पर आधारित था बायो-सेवर्ट नियम। ठीक, मतलब ये वैज्ञानिक का नाम था, उसने किसी भी तार के पास कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके लिए एक सूत्र दिया, और वो सूत्र क्या था उसे हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको बस केवल इतनी बात याद रखनी है कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, और स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो चलिए मैं साफ कर देता हूं इसे। अब हम बात जो करेंगे वो किसकी करेंगे, बायो-सेवर्ट नियम की। ठीक है, आपका परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसने जो सूत्र दिया था वो किसी भी अल्पांश के कारण वैद्युत
अल्पांश के कारण चुंबकीय अक्षेत्र के लिए सूत्र दिया था। अब क्या था वो कि जैसे ये कोई धारावाही चालक है, कैसा है, धारावाही चालक, तो इस चालक का अगर मैं कोई अल्पांश ले लूं, अल्पांश का मतलब छोटा सा टुकड़ा, और उसकी लंबाई कितनी मान लूं, उसकी लंबाई मान लूं dl, तो इस अल्पांश के कारण r दूरी पर बिंदु P पर जो चुंबकीय अक्षेत्र था, वो चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता था, उसके बारे में इस वैज्ञानिक ने बता दिया था। अब हम कैसे इस सूत्र को पूरे को सिद्ध करेंगे कि किसी धारावाही चालक तार के अल्पांश, किसी धारावाही चालक तार के अल्पांश के कारण r दूरी पर चुंबकीय अक्षेत्र, ये कह सकते हैं उत्पन्न चुंबकीय अक्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब सबसे पहला, यदि इस चालक में, अब चूंकि धारावाही चालक है तो इसका मतलब इसमें जो प्रवाहित धारा होगी वो कितनी मान ली हमने, I, तो जो चुंबकीय क्षेत्र, अब यहां हम कह सकते हैं dB, क्योंकि अल्पांश ले रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा उत्पन्न होगा, अल्पांश ही होगा, dB। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो है dB होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र होगा चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो dB है वो अनुक्रमानुपाती किसके है, I के। उसके बाद ये जो अल्पांश है dl, अल्पांश की लंबाई कितनी है, dl है, तो इस पे भी निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है कि चालक के अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब इसके भी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। अर्थात आप लिख सकते हैं कि जो dB है वो अनुक्रमानुपाती किसके है, dl के। ठीक है, अभी जो अल्पांश होगा, इस अल्पांश और इस बिंदु P को अल्पांश जो मिलाने वाली रेखा है, इसके बीच अगर मैं एंगल मान लूं थीटा, अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली जो रेखा है उनके बीच एंगल कितना मान लो, थीटा। इस थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती है, ज्या का मतलब साइन, इसकी साइन के अनुक्रमानुपाती होती है। कैसे, थर्ड, अल्पांश, अब अल्पांश क्या है, dl, और अल्पांश dl तथा अल्पांश को मिलाने वाली रेखा, अल्पांश को किससे, बिंदु P से, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती। अब ज्या का मतलब क्या होगा, ज्या का मतलब होता है यहां साइन के अनुक्रमानुपाती
क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो आपका dB होगा साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, इतनी कहानी। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी है r, इस दूरी r के वर्ग के व्यस्तकर्मानुपाती होगा। मतलब नंबर 4, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या कह सकते हैं आप कि dB अनुक्रमानुपाती r², ठीक है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती r² या अनुक्रमानुपाती 1/r²। अब ये चारों नियम आप मिला दीजिए, चारों नियमों को मिलाने पर क्या होगा, जो dB हो जाएगा वो अनुक्रमानुपाती किस किस के होगा। अब आपके पास एक तो क्या है, I है, dl है और साइन थीटा है, और बटे में कौन है, r²। इस चिन्ह को आप हटाओगे, बराबर यूज करोगे तो कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा k, तो k I dl साइन थीटा अपॉन r²। यहां जो k है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान मापन की पद्धति तथा, यानी कि इस k का मान किस पर निर्भर करेगा, एक तो मापन की पद्धति और दूसरा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं निर्वात अथवा वायु के ले लूं, किसके, निर्वात अथवा वायु के लिए, तो जो k होगा वो होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई। निर्वात अथवा वायु के लिए कितना होगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई। तो यहां पर रख दीजिए, तो जो dB बन जाएगा वो होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r²। तो यही क्या है आपका, यह है बायो-सेवर्ट नियम। क्या है, बायो-सेवर्ट नियम। और यहां पर म्यू नोट क्या है, यहां म्यू नोट निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता है, ठीक। जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र में कूलाम के नियम में एप्सिलॉन नोट पढ़ा था, निर्वात की वैद्युतशीलता, ऐसे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में यूज होगा म्यू नोट, किसकी, निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता। तो इसका बस हमें अब केवल सदिश रूप लिखना है, सदिश रूप। इसका जो सदिश रूप होगा वो आपको याद रखना है कि बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r की पावर 3। यह है इसका सदिश रूप।
इसमें आप साथ में ज़्यादा कर सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं आइडियल, आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 3। तो ये क्या है इसका सदिश रूप। अब इस बिंदु P पे इस dB की जो दिशा होगी वो क्या होगी, ठीक, और कैसे ज्ञात की जाती है, मतलब किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है, वो हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट क्लास में। मतलब नेक्स्ट क्लास में हमें क्या पढ़ने हैं, सबसे पहले हम इस म्यू नॉट के मान को पढ़ेंगे, इसके मात्रक को पढ़ेंगे, इसकी विमा को पढ़ेंगे, और इस dB की दिशा इस बिंदु पर किस प्रकार देखी जाती है और किधर होगी, उन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्लास को यही ख़त्म करेंगे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।